स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। आज का वीडियो शुरू करें, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको आने वाले समय में साइंस की कई महत्वपूर्ण क्लासें देखने को मिलेगी। अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड आपको कई प्रकार के नए नए क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर आते हैं आज की क्लास पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक गुरु बीजाणु जनन पे। गुरु बीजाणु जनन को पढ़ने का हमारा तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा स्टूडेंट्स। देखिए, गुरु बीजाणु जनन को मैं पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आपको लघु बीजाणु जनन। कोई दिक्कत है क्या लघु बीजाणु जनन को याद करने में? रिवाइज हो जाएगा आपको। अच्छी बात यह रहेगी कि आपको याद भी हो जाएगा। चलो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहां लघु बीजाणु जनन को याद करते हैं। अगर स्टूडेंट लघु बीजाणु जनन की बात करूं मैं, तो आपको पता है लघु बीजाणु जनन पढ़ने से पहले हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको कहा गया था लघु बीजाणु धानी, जो कि परागकोशी होता है। लघु बीजाणु धानी जिसमें अलग अलग परतें थी और लास्ट में कुछ बीजाणु जन कोशिकाओं का समूह था। सही कह रहा हूं क्या? मैं सही बता रहा हूं ना मैं आपको? लास्ट में क्या था? दो भागों में बटा था, एक भित्ति और एक बीजाणु जन कोशिकाएं। बीजाणु जन कोशिकाएं, लघु तो नहीं था अभी, केवल बीजाणु जन कोशिकाएं हमने कहा था। और मैंने बताया था कि इन बीजाणु जन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयारी करती है। कुछ कोशिकाएं ना, ये बीजाणु जन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयारी करती है। कौन से विभाजन के लिए? अर्धसूत्री, क्योंकि जनन होने वाला है, युग्मक बनेगा, इससे अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयारी करती है। तो बीजाणु जन कोशिकाओं में से वो कोशिकाएं जिन्होंने विभाजन की तैयारी कर ली है और आगे जाकर के अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ऐसी कोशिकाओं को हमने कह दिया था, अगर आपको याद हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। याद होगा, है ना? और लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है या अगुणित? तो इसका जवाब होगा द्विगुणित, क्योंकि सर अभी अर्धसूत्री विभाजन की तैयारी करी है। यहां लिखा है ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि इसने अर्धसूत्री विभाजन की तैयारी करी है, अर्धसूत्री विभाजन करा नहीं है। याद आ रहा होगा। और फिर तैयारी करने के बाद जब ये कोशिकाएं थोड़ी अपने आकार में बाकी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, तो ये कोशिकाएं क्या कर लेती है? फाइनली अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन करती है तो एक कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, एक चतुष्क के रूप में। एक चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लीजिए, ये 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। और इस जो प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर को हमने क्या कह दिया था? इस प्रोसीजर को हमने कह दिया था लघु बीजाणु जनन। अगर आप बात को समझ रहे हैं, अच्छा समझ क्या रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने क्लासें रेगुलर ली है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने ये चीज आपको किस ऑर्डर में पढ़ाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा आप ऑर्डर ध्यान रखिए। अगर आप आगे की बात करें तो लघु बीजाणु बन गए थे। अब लघु बीजाणुओं से क्या हुआ था? लघु बीजाणु से क्या हुआ था स्टूडेंट? आपको पता होगा कि लघु बीजाणु ने थोड़ा सा अपना शेप एंड साइज चेंज किया था। संरचनात्मक रूप से यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ था और इससे बन गए थे पराग कण। क्या बन गए थे? इससे पराग कण बन गए थे। तो थोड़ा संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और पराग कण बन गए। और फिर पराग कण में भी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो उससे क्या बना था आपको पता होगा, है ना? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है जनन छिद्र से, नर युग्मकोद्भिद हमने उसको कहा था। ये ऑर्डर था ना। और नर युग्मकोद्भिद में क्या था? नर युग्मकोद्भिद में थे नर युग्मक। ये पूरा हमारा नर युग्मक समझ लिया था हमने यहां तक। किस ऑर्डर में? देखो दोबारा दोहरा लेते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है हमने कि जो परागकोश होता है, जिसे लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है। भित्ति निर्माण करने वाली सेल्स होती है, बीजाणुजन सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। तो बीजाणुजन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करके विभाजन की तैयारी कर लेती है। ऐसी कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि भविष्य में लघु बीजाणु बनाएगी और यह द्विगुणित होती है।
जब इन द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाता है और इसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं चतुष्क के रूप में, 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। जब ये चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं, इनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, तो इनको परागकण कहा जाता है। अब लघु बीजाणु नहीं कहेंगे, परागकण कहते हैं। और परागकण में जब डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर बता देता हूं कि अंदर जो ये जो परागकण का अंदर जो केंद्रक है वो विभाजन करके 2 केंद्रक बना लेता है और बीच में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। छोटी कोशिका बड़ी कोशिका बन जाती है, बताया था आपको। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, छोटी को जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका एक बार फिर विभाजन कर लेती है अंदर, तो यहां पर 2 नरयुग्मक बन जाते हैं। पहले केंद्रक विभाजन करता है तो 2 नरयुग्मक बन जाते हैं। और ये जो कायिक कोशिका विभाजन करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, बताया था। वो ट्यूब यहां नीचे इस प्रकार से निकल जाती है और फिर इस ट्यूब के अंदर ये दोनों नरयुग्मक भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? नरयुग्मकोद्भिद। और नरयुग्मकोद्भिद में क्या होते हैं? ये नरयुग्मक होते हैं। नरयुग्मकोद्भिद में क्या होते हैं? नरयुग्मक होते हैं। तो चलिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रथम 6 मिनट में हमने जो पुराना पढ़ करके आए हैं उसका रिवीजन कर लिया। अब अगर आपने ये पढ़ा है और आपको ये याद है तो कुछ कुछ इसी ऑर्डर में हम यहां आगे बढ़ेंगे। और अगर आप इस टॉपिक को हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि परीक्षा में कितने मार्क्स का पूछा जाना है। अगर पूछा जाता है तो 4 नंबर से कम में ये छपने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बातें वही है जैसे हमने वहां नरयुग्मक समझने के लिए सबसे पहले नरयुग्मक कहां बनता है उस संरचना को समझा था। इसी प्रकार हम यहां पर मादा युग्मक बनेगा पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो मादा युग्मक बनने के लिए मादा युग्मक कहां बनता है, पहले उस संरचना को हमने पढ़ा। और वो संरचना हमने कल पढ़ी थी स्टूडेंट्स। उस संरचना के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। उसको हमने कहा था बीजांड। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। जैसे यहां कहा था ना पराग कोश या लघु बीजाणुधानी, इसी प्रकार यहां क्या है? यहां इसको हमने कहा था बीजांड, या चूंकि इसमें गुरु बीजाणु बनेंगे इसलिए इसको गुरु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। और उसका संरचना आपको याद रहा होगा कि इस प्रकार का बीजांड काय होता है। अंदर स्टूडेंट अंदर बताया था ना 3 कोशिकाएं भ्रूण कोश। हालांकि ये बाद में बनती है, प्रारंभ में नहीं होती, लेकिन बनने के बाद का ही मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया था, है ना। बीच में 2 केंद्र को ये पूरी एक व्हाइट कलर में देख सकते हो आप, कोशिका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके बाद की संरचना भी आपको गुरु बीजाणुधानी की याद रही होगी। अध्यावरण। अध्यावरण देखो ये 3 नंबर का तो हमारे लिए कितना सिंपल हो गया, तो सभी बच्चों को याद है। अध्यावरण, ये लीजिए अध्यावरण हो गया, ठीक है। और ये फिर आप कभी कभी घूम जाता ना, जैसे प्रतीप में घूम गया था पूरा, तो ये बीजांड व्रंथ हो गया। ये हाइलम वाला भाग हो गया जिससे ये पूरा बीजांड जुड़ेगा। तो इसको कहा जाता है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि आगे भविष्य में यहीं पर गुरु बीजाणुओं का यानी मादा युग्मकों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्चुअल में मैंने बताया ना आपको कि प्रारंभ में यहां अंदर ऐसे 7 कोशिका की रचना नहीं होती, तो परिपक्व बना दिया मैंने, परिपक्व। लेकिन जब अपरिपक्व होता है तो अंदर भी क्या होता है, जैसे बाहर ये बीजांड काय की कोशिकाएं है ना, बाहर ये ऐसे अंदर भी बीजांड काय की मर्दूतकी कोशिकाएं ही होती है। ये लीजिए अंदर भी बीजांड काय की क्या होती है स्टूडेंट्स, मृदुतकी कोशिकाएं ही होती है। अब यहां से देखिए गुरु बीजाणु बनने का प्रक्रम कैसे चलता है। ये जैसे यहां लघु बीजाणु बने थे ना, जैसे यहां लघु बीजाणु बने थे ना, ये सॉरी ये तो मात्र कोशिका थी, ये लघु बीजाणु। ऐसे अब यहां पर हम समझेंगे कि गुरु बीजाणु बनने का प्रक्रम कैसे चलता है। तो गुरु बीजाणु प्रक्रम बनने की जो प्रक्रिया है वो इन कोशिकाओं से शुरू होगी। इन कोशिकाओं को क्या कहा है स्टूडेंट्स हमने? इन कोशिकाओं, ये बीजांड काय कहा है। क्या कहा है इन कोशिकाओं को हमने? इन कोशिकाओं को हमने कहा है बीजांड काय की कोशिकाएं। बीजांड काय की कोशिकाएं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि बीजांड काय की कोशिकाओं में सारी कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी। जैसे यहां पर बीजाणु जन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं डिफरेंशिएट होकर के क्या बना लिए थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना ली थी द्विगुणित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना ली थी द्विगुणित। उसी प्रकार से यहां पर कौन बीजाणु जन कोशिकाओं की तुलना हम यहां पर कर सकते हैं बीजांड काय की कोशिकाओं से, इनसे।
और ये विभेदित होकर के वो कोशिकाएं बनाएगी जो आगे अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी और गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। यानी इनमें से कोई एक कोशिका, इनमें से बीजांडकाय की इतनी सारी जो कोशिकाएं हैं उनमें से कोई एक कोशिका अपने जीव द्रव्य को गाढ़ा कर लेती है और आकार में वृद्धि करके अर्धसूत्रीय विभाजन की तैयारी कर लेती है। अर्धसूत्रीय विभाजन करती नहीं है, अर्धसूत्रीय विभाजन की तैयारी कर लेती है और वही कोशिकाएं आगे जाकर गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। इसलिए उन कोशिकाओं को क्या कह दिया जाता है स्टूडेंट्स? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह दिया जाता है। बात है वही, बताइए द्विगुणित होगी या अगुणित? आप बताइए, अब बताइए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी या अगुणित? बता दो फटाफट कमेंट करके, द्विगुणित होगी या अगुणित? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये क्या होगी? ये होगी द्विगुणित, क्योंकि अभी अर्धसूत्रीय विभाजन की तैयारी करी है, अर्धसूत्रीय विभाजन किया नहीं है। कर लेगी तब गुरु बीजाणु बन जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर अगुणित होगी। देखिए कैसे तैयारी करिए, ये इतनी सारी कोशिकाएं हैं, समझ लीजिए 4 नंबर का प्रश्न 1 घंटे में क्लियर होना है, तो तसल्ली रख करके, धैर्य रख करके समझ लीजिए, है ना। देखिए ये सारी कोशिकाएं क्या थी? ये सारी कोशिकाएं बीजांडकाय की कोशिकाएं थी, लेकिन इनमें से क्या हुआ? किसी एक कोशिका के मन में आ गया, ये एक कोशिका के मन में आया कि नहीं बस अब बोध हुआ, अब विभाजन किया जाएगा और मादा युग्मक का निर्माण किया जाएगा, बस अब नहीं रह सकते हम इस बीजांडकाय के साथ। तो ये एक कोशिका का दिमाग खराब हो गया और इस एक कोशिका ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? अपने आकार में वृद्धि कर ली। अपने आकार में क्या कर ली? वृद्धि कर ली। ये देखिए बाकी कोशिकाओं को इसने कंप्रेस कर, ना, उनको बिल्कुल लगा दिया साइड में, और एक कोशिका क्या करती जा रही है स्टूडेंट्स? ये एक कोशिका वृद्धि करती जा रही है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर भी पहले ये एक कोशिका भी छोटी सी थी, लेकिन इस कोशिका ने अपने आकार में क्या कर लिया? इस कोशिका ने अपने आकार में वृद्धि कर लिया, तो बाकी कोशिकाएं साइड में हो गई, थोड़ी चपटी हो गई, छोटी छोटी हो गई, तो ये बीजांडकाय शेष रह गया, क्योंकि इन कोशिकाओं ने विभाजन की तैयारी नहीं करी और ये बीच की कोशिका थी, इसने विभाजन की तैयारी कर ली। अब ये बीजांडकाय की कोशिका नहीं कहला रही है, क्योंकि ये थोड़ा अलग हो गई है बाकी कोशिकाओं से, इसने अपने आकार में वृद्धि कर ली। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, अब इसको क्या कहोगे? अब इसको बीजांडकाय की कोशिका नहीं कहोगे, इसको कहोगे आप गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको क्या कहोगे आप? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। देखना स्टूडेंट्स क्या होता है। अब अंदर चलते हैं वापस, अंदर चलते हैं वापस अपन। तो मान लीजिए कि यार ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के आकार में वृद्धि कर ली है, ये मान लीजिए इसका केंद्रक है। वैसे सेंटर में होता है, तो मैं साइड में बना रहा हूं, उसका अपना एक कारण है। ये इसका एक केंद्रक है। अब कोशिका विभाजन होगा। अब क्या होगा? अब कोशिका विभाजन होगा, क्योंकि विभाजन की तैयारी तो करी है इसने, और आपको पता है एक अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने, एक कोशिका से कितने कोशिकाएं बनती है? 4 बनती है। और कोशिका विभाजन जब भी होगा बच्चों, छोटा सा एक ध्यान रखना, कोशिका विभाजन जब भी होगा तो कोशिका के अंदर 2 चीजें होती है मोस्टली, एक होता है केंद्रक और एक होता है कोशिका द्रव्य। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले जो बच्चा पढ़ा है मेरे पास 11th, उसको तो याद है पहले केंद्रक विभाजित करता है। हालांकि और दूसरों को भी याद है, ऐसा नहीं है, पर नहीं भी याद हो तो भी आप इस बात को थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि कोशिका विभाजन जब भी होगा सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, फिर दोनों के बीच में कोशिका झिल्ली बन जाएगी, उस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाए। ये ऑर्डर होता है। तो यहां पर इस कोशिका ने पहले आकार में वृद्धि की है, अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहला रही है। अब चूंकि विभाजन के लिए की है ये वृद्धि, तो विभाजन करेगी आगे जाकर के। तो विभाजन का क्रम क्या रहेगा कि इसका सबसे पहले जो ये केंद्रक है, ये केंद्रक स्टूडेंट क्या कर लेगा? पहले ये विभाजन कर लेगा। इसने विभाजन कर लिया, 1 से कितने केंद्रक हो गए? 2। अब जब ये विभाजन कर लेगा ना, तो साथ ही ये जो कोशिका द्रव्य है ये भी 2 भागों में बंट जाएगा। तो अंदर जो एक कोशिका थी वो अब अर्धसूत्रीय विभाजन करके कितनी कोशिकाओं में बदल चुकी है? 2 में। लेकिन पहले में और अब में क्या अंतर है स्टूडेंट्स? पहले ये द्विगुणित थी, लेकिन अब चूंकि इसने अर्धसूत्रीय विभाजन कर लिया, तो ये जो 2 कोशिकाएं बनी है ना स्टूडेंट्स, ये 2 कोशिकाएं कैसी है? ये 2 कोशिकाएं अब अगुणित है। कैसी है? अगुणित है। ये अंतर आ गया। अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है 4 बनेगी, एक बार फिर अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ है,
अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा जो इन दोनों कोशिकाओं में होगा। तो ये कोशिका भी क्या करती है, एक बार फिर विभाजन करेगी तो पहले इसका केंद्रक विभाजन कर लेता है, ये लीजिए, और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन करेगा, इसने भी 2 बना लिया। इसी प्रकार ये जो नीचे वाली कोशिका इसका भी केंद्रक विभाजन कर लेता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन कर लेता है। तो ये लीजिए, इस प्रकार से 4 अंदर कोशिकाएं बन गई। और ये जो 4 कोशिकाएं बनी है ना स्टूडेंट्स, ये जो 4 कोशिकाएं बनी है, चारों कोशिकाएं क्या होती है, अगुणित होती है। और इन चारों अगुणित कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों अगुणित कोशिकाओं को ही कहा जाता है गुरु बीजाणु, जो कि अगुणित होते हैं। इस प्रकार से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे यहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बना था, लघु बीजाणु चतुष्क बना था ना, जिसको हमने लघु बीजाणु जनन कह दिया था। वैसे यहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बना है, गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है, अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ऐसे होता है गुरु बीजाणु जनन। और इसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु चतुष्क के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन रेखिक चतुष्क है। तो ये 4 गुरु बीजाणुओं का यहां पर निर्माण हो जाता है। ये लीजिए, ये गुरु बीजाणु जनन की जो आपका टॉपिक है, इसकी परिभाषा यहां पर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये लीजिए, ये परिभाषा आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। अब देखो, गुरु बीजाणु जनन में आपका कोई भी सवाल शेष हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात कह देता कि द्विगुणित गुरु बीजाणु, ये इतना सा होता है बस परिभाषा, कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती, तो भी परिभाषा समझ में आ जाती। लेकिन फिर आपके सवाल देता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से आई, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, कैसे कैसे आप पता भी लगा लेते कि बीजांडकाय की कोशिकाएं होती, वो कैसे वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती। लेकिन अब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है कि जब अपरिपक्व में बीजांडकाय, अपरिपक्व अवस्था में जब ये बीजांडकाय होता है, उसी की एक कोशिका, देखो मैंने बताया था ना आपके सामने, वृद्धि करी इसने, ऐसे वृद्धि कर लेती, तो इसको कहा जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और फिर ये अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लेती। तो परिभाषा कंप्लीट है क्या गुरु बीजाणु जनन की? यस करके फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे। आ गया ना समझ में? चलो देखो, बातों को ऐसा समझो कंसेप्टिव तरीके से कि फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। आप भागते रहते हैं एक चीज के पीछे कि समझकर पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, लेकिन समझ क्या होती है बस हमें उसी की समझ नहीं है। तो इसको कहते हैं समझ के पढ़ना। इसमें समय लगता है। पूरा हमने यहां से निकाल लिया कि किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन होता है। अब स्टूडेंट्स अभी छोड़ने वाले नहीं हम इसको, ये 4 नंबर का प्रश्न है, याद करा के खत्म करेंगे इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं, अब इससे कोई काम नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा अगर और आप यहां पे थोड़ा और तुलना करना चाहते हैं, चलो इसको 2 मिनट लेते हैं, थोड़ी और तुलना करना चाहते हैं तो आप देखो आगे क्या होगा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहां नहीं बता रहा हूं नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा आपकी, या चलो समझ लो, यही समझ लो। आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई कि गुरु बीजाणु जो बने वो कितने बने हैं सर? 4 बने हैं। कितने बने हैं? 4 बने। देखिए यहां कैसे बने थे वो मैंने बता ही दिया था, 4 बने हैं। यहां पर लघु बीजाणु जैसे वहां पर भी कितने बने थे? 4 बने थे। लेकिन ध्यान दे स्टूडेंट, यहां चारों लघु बीजाणुओं की संरचना में परिवर्तन हुआ था और चारों लघु बीजाणु किस में बदल गए थे? 4 परागकणों में, है ना। सब परागकणों में बदल गए थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां गुरु बीजाणु बनते तो 4 हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं। जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? तो 4 बनते हैं, लेकिन चारों सक्रिय नहीं रहते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों नष्ट हो जाते हैं और तीनों नष्ट होकर के एक गुरु बीजाणु जो बचा है उसको पोषण देते हैं। जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स? जिससे वो एक गुरु बीजाणु अपने आकार में वृद्धि कर जाता है, इस प्रकार से बड़ा हो जाएगा, ये उसका केंद्रक हो गया। आई क्या बात समझ में? 3 नष्ट हो गए ना, 4 थे पहले, एक के ऊपर एक आपने देखा था 4 थे, लेकिन 3 नष्ट हो गए। नष्ट होकर इसको पोषण दे दिया, तो उस कहने का मतलब ये खा गया उन तीनों को, तो ये अपने आकार में क्या हो गया? मोटा हो गया।
बढ़िया मोटा तगड़ा हो गया। तो गुरु बीजाणु किसमें बदल गया भाई? 4 गुरु बीजाणु एक में बदल गया, वो 3 नष्ट हो गए, एक एक्टिव रहा, इसलिए अब इसको गुरु बीजाणु नहीं कहते हैं, अब इसको कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु, क्योंकि ये एक्टिव है, ये नष्ट नहीं हुआ, बाकी सब नष्ट हो गए। तो जिस प्रकार यहां लघु बीजाणुओं से 4 लघु बीजाणुओं से पराग कण बना था, उस प्रकार यहां 4 गुरु बीजाणु जो बने थे उनसे क्या बनता है? एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है। अब आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो किससे होगी स्टूडेंट्स? वो सक्रिय गुरु बीजाणु से होगी। कैसे? जैसे यहां पराग कण ने क्या बनाया था? नर युग्मकोद्भिद, वैसे यहां सक्रिय गुरु बीजाणु जो आप देख रहे हो ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनाएगा? मादा युग्म। जैसे पराग कण नर युग्मकोद्भिद बनाया था, वैसे ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या बनाएगा? मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद में क्या था बच्चों? लास्ट नर युग्मक, मादा युग्मकोद्भिद में क्या होगा बच्चों? मादा युग्मक। क्या होगा? मादा युग्मक। तो ये लीजिए मादा युग्मक का भी निर्माण हो गया। यहां पर हमने नर युग्मक का निर्माण समझ लिया था, ये यहां पर हमने मादा युग्मक का भी निर्माण समझ लिया। तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे। किस क्रम में? बीजांडकाय की कोशिका पहले क्या बनाएगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर इससे क्या बनेगा? 4 गुरु बीजाणु। 4 में से 3 नष्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? एक सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या बनेगा? मादा युग्मक। अब चूंकि पूरा मादा युग्मक इस सक्रिय गुरु बीजाणु से बनेगा, इसलिए मादा युग्मक की प्राथमिक कोशिका इसे ही कहा जाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु को। मादा युग्मकोद्भिद में क्या होगा? मादा युग्मक होगा। मादा युग्मकोद्भिद में क्या होगा? मादा युग्मक होगा। तो इस क्रम में हमें आगे बढ़ना है, यह ऑर्डर ध्यान रखना। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। वाह कितना क्लीन है। लेकिन पिछला जो आपका इतना सारा ये हुआ था मामला स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा करके चला गया। वो आपको क्या क्या सिखा करके चला गया, थोड़ा हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? वो आपको क्या क्या सिखा करके चला गया। देखिए परिभाषा देखिए, जस्ट ए मिनट, ये एरो लाते हैं हम पहले। अरे एक बात बताओ, समझ में तो आ रही है ना सारी बात? बोर तो नहीं हो रहे हो, है ना? बोर तो नहीं हो रही? बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, अगर उसके पहले आपको 4 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो अब हम बुक की तरीके से पढ़ते हैं। देखो क्या था प्रारंभ में? बीजांडकाय था पूरा का पूरा, इस प्रकार से ये बीजांडकाय था। मैं बहुत सारी कोशिकाएं नहीं बनाऊंगा, ये फेयर डायग्राम पर हम बात कर रहे हैं। बीजांडकाय था, नहीं बीजांडकाय की कोशिकाएं बना रहा हूं भाई। सर अंदर क्या है? अरे बेटा अंदर भी बीजांडकाय की कोशिका है, बस इस कोशिका ने क्या कर लिया है? अपने आकार में वृद्धि कर ली है, क्योंकि ये करना चाहती है विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ये जो बाहर की कोशिकाएं हैं, बाहर की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं तो कौन सी है स्टूडेंट्स? ये कोशिकाएं हैं बीजांडकाय की कोशिकाएं। सिर्फ बीजांडकाय भी लिख सकता हूं, बीजांडकाय की कोशिकाएं। लेकिन ये जो कोशिका आप अंदर देख रहे हैं जो मोटी हो गई है, इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे स्टूडेंट्स गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि इसने विभाजन की तैयारी कर ली है। ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस फॉर्म में है? द्विगुणित फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? द्विगुणित फॉर्म में है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जब विभाजन की तैयारी कर ली है तो विभाजन करवा ही देते हैं। जस्ट अ मिनट। और देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप तो समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो ये 2 चरणों में पूरा होगा। 2 चरणों में पूरा होगा। पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो अंदर की कोशिका है, अंदर की कोशिका, वो कितनी कोशिकाओं में बट जाएगी? 2 कोशिकाओं में इस प्रकार से बट जाएगी। बाकी बाहर तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, बाहर कोई परिवर्तन स्टूडेंट्स नहीं होगा। ये सब बीजांडकाय की कोशिकाएं एज इट इज बनी रहेगी।
लेकिन अंदर की कोशिकाएं कितनी हो गई? 2। ये तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप हुआ विद्यार्थियों। अब क्या होगा? अब होगा, आप थोड़ा सा आप जब फेयर बनाओगे ना इसको, तो थोड़ा सा आप लाइनों को सीधा खींचे, इतना तो आप कर सकते हो। ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कैसे होगा कि भाई प्रत्येक जो नई कोशिका बनी है वो एक बार फिर विभाजित होकर के 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, 2 भागों में बट जाएगी। तो इस प्रकार से अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाएगी स्टूडेंट्स? अंदर हो जाएगी 1, 2, 3 और 4 कोशिकाएं। बाकी जो बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं वो तो एज इट इज रहती है। भाई हम चारों पूरा बीजांड नहीं बना रहे हैं, तो हम सिर्फ बीजांडकाय वाला पोर्शन बना रहे हैं। तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा पूरा बीजांड बनाना पॉसिबल भी नहीं है, तो पूरा अध्यावरण भी बना दो, है पूरा वलंत बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना। हम तो बीजांडकाय से ये गुरु बीजाणु कैसे बना इस बात को समझ रहे हैं। तो ये देखिए पूरा बीजांडकाय था, एक कोशिका विभेदित हुई, उसने विभाजन करा, अर्धसूत्री फर्स्ट 2 हो गई, बाकी ने नहीं किया तो बाकी वैसी की वैसी है। फिर इसी कोशिका ने जिसने विभाजन किया अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किया तो 2 से 4 हो गई, और इस प्रकार से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का क्या हुआ? गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हो ना स्टूडेंट, यही प्रोसीजर क्या है? यही प्रोसीजर को कहा जाता है चित्र गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। बताइए कोई दिक्कत है क्या? गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा में कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट यहां तक का? ये चित्र को आप फेयर बनाओगे और बना सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस नो? आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में, तो बिल्कुल इस चित्र को आप बनाओगे। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नोट्स की। ये जो बातें पढ़ी है इनके नोट्स बनाने अब अपन को, तो चलिए नोट्स पर चलते हैं सीधे। ये लीजिए गुरु बीजाणु जनन परिभाषा। अरे बहुत अच्छे से याद हो गई आपको। क्या? द्विगुणित गुरु बीजाणु, बीजाणु है भाई, इस पर ध्यान नहीं दें, इस पर ध्यान नहीं दें। गुरु बीजाणु द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। परिभाषा केवल ये रहेगी 1 नंबर की। द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और उसके फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु बने हैं। यह प्रक्रिया क्या है? गुरु बीजाणु जनन। अब पूरा एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर में आ गया। पूरा एक्सप्लेन करना है तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से है हमें वो भी बताना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई बीजांडकाय की ही कोई कोशिका, बीजांडकाय की ही कोई कोशिका अपने आकार में वृद्धि करके विभाजन की तैयारी कर लेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लीजिए बीजांडकाय की एक कोशिका विभेदित होकर सघन जीवद्रव्य से युक्त वह स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये यहां से आती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ आपने देखा, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से, अब देखिए यहां तक तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई, लेकिन मैंने बताया आपको वहां 4 में से चारों जीवित नहीं रहते, 3 नष्ट हो जाते, 1 सक्रिय रहता है। ध्यान देना, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से सामान्यतः एक ही क्रियाशील होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद, जिसे हम भ्रूणकोश भी कहते हैं, का निर्माण करता है। शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट होकर सक्रिय गुरु बीजाणु को, जो सक्रिय बचा है, उसको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये बातें हैं। 4 में से 3 नष्ट हो जाएगा बच्चों। देखो अभी थोड़ा और समझो, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी में कुछ नहीं रखा है, फिर हम कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा कि मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना बचपन से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं। अरे मेरे बचपन से नहीं, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया इस पाठ को, वहां से, इस पाठ के बचपन से पढ़ाते आ रहा हूं कि ये है मादा युग्मकोद्भिद। ऐसा ही तो बनता है 7 कोशी की रचना। इस 7 कोशी की रचना को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद।
और बच्चों अभी अभी ऊपर पढ़ा कि इसको क्या कहा जा सकता है, इसको भ्रूण कोश भी कहा जा सकता है। भ्रूण कोश क्यों? क्योंकि अंदर अंड कोशिका है। जब परागकण से वो जो दो नारीयुग्मक थे अंदर, उनमें से एक नारीयुग्मक यहां आकर इस अंड कोशिका को फर्टिलाइज कर देगा, तो यहां युग्मनज बनेगा और युग्मनज से यही क्या बनेगा बच्चों, यही भ्रूण बनेगा। इस कोष्टक में भ्रूण बनेगा, कोष्टक यानी कोश, और इस कोष्टक में भ्रूण बनेगा, इसलिए इस कोष्टक को क्या कह सकते हैं, भ्रूण कोश भी कह सकते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद जहां है वहां फ्यूचर में क्या होगा, भ्रूण होगा, इसलिए उस कोष्टक को क्या कह देते हैं, भ्रूण कोश भी कह देते हैं। ये तो बातें हो गई क्यों कहा। अब बात करते कि मादा युग्मकोद्भिद किससे बनेगा। तो अभी अभी तो बात हुई कि 3 नष्ट हो जाएंगे, एक सक्रिय रहेगा। 3 नष्ट हो जाएंगे, एक सक्रिय रहेगा। तो वो जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, वो सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे जाकर के इस मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, इस सक्रिय गुरु बीजाणु से होगा। तो कभी पूछ लिया जाए कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन है, या मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं, तो भाई जिससे इसका निर्माण हुआ है मादा युग्मकोद्भिद का, उसे ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहेंगे। और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किससे हुआ है, बने तो 4 थे लेकिन एक बचा था जिसको हमने सक्रिय कहा था, सक्रिय गुरु बीजाणु। और यह सक्रिय गुरु बीजाणु ही इस मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। तो इस मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका 1 डिग्री से हम इसको दिखा सकते हैं। प्राथमिक कोशिका किसे कहा जाता है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु को कहा जाता है। स्टूडेंट्स आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। सर आ गई, लेकिन अब आप ये बता दीजिए फटाफट कि आखिर इस सक्रिय गुरु बीजाणु से ये मादा युग्मकोद्भिद, यहां तो एक ही दिख रही है कोशिका, यहां पर आते आते ये 7 कोशिकाएं कैसे हो जाती है, जरा अब इसके बारे में आप विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स बताएंगे, क्योंकि इसी प्रक्रिया को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया। अगर आपसे परीक्षा में सिर्फ गुरु बीजाणु जनन पूछा जाता है तो ये 1 या 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ जाए कि इसी के साथ मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाइए कि वो जो सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है उससे मादा युग्मकोद्भिद तो बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, उस पूरी प्रक्रिया को भी समझाइए स्टूडेंट्स। तो फिर यही प्रश्न आपका हो जाता है 4 नंबर का, जिसका आपको सचित्र वर्णन करना रहता है। तो यहां ये गुरु बीजाणु जनन जो पढ़ा है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस गुरु बीजाणु जो सक्रिय गुरु बीजाणु बना है उससे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये चित्र आप बना लोगे, इसको मैं पहले ही बना चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आते हैं हमारे उसी टॉपिक में आगे, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो देखिए मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण उसी एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होगा जो वहां शेष बचा था। और कैसे होगा उसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स, देन आफ्टर हम थ्योरी पर आएंगे। डायग्राम में ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इसका वादा है। देखिए स्टूडेंट्स यहीं से लेते हैं हम वापस, यहीं से लेते हैं। क्या बच गया था हमारे पास, हमारे पास था एक सक्रिय गुरु बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु, बाकी 3 तो नष्ट हो ही गए थे। यह सक्रिय गुरु बीजाणु भी अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, बीजांडकाय की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके यह सक्रिय गुरु बीजाणु भी अपने आकार में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। यह है सक्रिय गुरु बीजाणु। कैसा है, अगुणित है। यह भी अपने आकार में पोषण प्राप्त करके क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। ठीक है, सीधी खींचिएगा आप लाइन। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसने भी अपने आकार में क्या कर ली, वृद्धि कर ली। सक्रिय गुरु बीजाणु ने भी अपने आकार में क्या कर ली, वृद्धि कर ली। और अब यही आगे जाकर के क्या बनाएगा, यही आगे जाकर के पूरा का पूरा मादा युग्मकोद्भिद बनाने वाला, इसीलिए इसको मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब मुझे आप बताइए कि ये जो अब आगे कोई नई संरचना बनाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें विभाजन तो होगा, इसमें विभाजन तो होगा, लेकिन बताइए वो समसूत्री होगा या अर्धसूत्री। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन पहले ही हो चुका है, अगुणित संरचना में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता है।
अगुणित संरचना पहले से अगुणित है। अर्धसूत्रीय विभाजन में पहले भी बता चुका हूं प्रारंभिक कक्षाओं में कि अर्धसूत्रीय विभाजन का कारण क्या होता है, संपन्न होने का। द्विगुणित संरचना को अगुणित में बदलना उसका उद्देश्य होता है। यहां पर संरचना पहले से ही अगुणित है, तो बताइए क्या इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा क्या? नहीं। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा ना प्यारे बच्चों, वो समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप होगा। समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्रीय विभाजन। देखिए मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट, आप चाहो तो प्रथम लिख लेना। और एक बात, एक मंत्र यहां लिख देता हूं ऊपर, जिसको आपको नोट्स में नहीं लिखना, यहां लिख देता हूं ऊपर एक मंत्र यहां लिखता हूं मैं। लगातार 3 समसूत्रीय विभाजन, यानी ये जो विभाजन देख रहे हो आप, ये एक नहीं होगा, ऐसे समसूत्रीय विभाजन लगातार 3 होंगे। और किस में होंगे? पूरे की पूरी कोशिका में, पूरे के पूरे सक्रिय गुरु बीजाणु में नहीं होगा, पहले केवल केंद्रक में होगा। किसमें होगा? केंद्रक में। तो ये जो अंदर आप केंद्रक देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, हालांकि मैंने बताया आपको कई बार कि आप इतने प्यारे भी नहीं हो, बस मैं आपको मन रखने के लिए कहता हूं ना। बार बार मेरा भेजा खाते रहे तो ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू करोगे? ऑफलाइन क्लासेस है, पका दिया तुमने, कर दी हमने आज प्रोसीजर शुरू, ठीक है। और आपको जो है हमने डाला है, तो ऑफलाइन तो नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। ऑनलाइन चालू रहेगी, लेकिन कुछ विकल्प दिया है मैंने आपको, मैसेज किया है, उसके अंदर आप समझ जाइए बात को। और फॉर्म भर करके आप पहले जमा करिए, उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे। तब तक सरकार की भी कोई गाइडलाइन आ जाएगी, लेकिन पहला काम है आपका ऑनलाइन जो हमने फॉर्म डाला है, उस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना आपका पहला काम रहेगा। बाकी आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी स्टूडेंट्स, वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो कहा ना, इतने भी प्यारे नहीं हो, बस आपका मन रखने के लिए कह देता हूं। पहला समसूत्रीय विभाजन इस केंद्रक में होगा। और प्यारे बच्चों इधर देखिए, चलो सॉरी यार, फिर कह दिया क्या, निकल जाता है मुंह से। ये लीजिए, ये क्या होगा यहां पर, अब समसूत्रीय विभाजन होगा ना, तो समसूत्री में 1 से 4 थोड़ी बनते हैं, समसूत्री में तो 1 से 2 ही बनते हैं। तो ये जो केंद्रक था ना, इसे 2 बन जाएंगे, यहां पर एक और केंद्रक आ जाएगा। देखिए यहां पर एक और केंद्रक, एक केंद्रक में विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, बनने के बाद ऐसा नहीं कि यहीं पड़े रहेंगे, एक केंद्रक इधर वाले ध्रुव पर चला जाएगा, उसको ध्रुव कहते हैं बच्चों। ये जो अपोजिट सिरे हैं, इनको पोल, ध्रुव कहा जाता है। तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बने, एक केंद्रक इस ध्रुव पर आ गया, एक केंद्रक इस ध्रुव पर आ गया। अब ये सारी चीजें, बीजांड अपनी जगह पर ही, पता है ना आपको, बीजांड को मत भूल जाना। ये सारी रचना बीजांड के अंदर ही है, ये सारी रचना बीजांड के अंदर ही, जहां पर एक तरफ निभाग है और एक तरफ बीजांड द्वार है। इस बात को ध्यान रखना। बीजांड काय, बीजांड काय से 4 गुरु बीजाणु बने, 3 नष्ट हो गए, एक सक्रिय, बाकी सारा द्वार अध्यावरण वगैरह सब भी तो है यहां पर, उस बात को ध्यान रखना। तो इसको आप निभाग की ओर मान लीजिए, इसको बीजांड द्वार की तरफ मान लीजिए। तो जो 2 केंद्रक बने, उसमें से एक इस वाले ध्रुव पर चला गया, एक इस वाले ध्रुव पर चल गया। ये तो पहला समसूत्रीय विभाजन। अब जो ये गए हैं स्टूडेंट्स, इधर ले लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं इसको। ये जो ऊपर केंद्रक गए हैं ना, ये केंद्रक भी ध्रुवों पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, ये केंद्रक भी ध्रुवों पर पहुंचने के बाद दूसरा समसूत्रीय विभाजन करते हैं। मैंने कहा ना लगातार 3 होंगे, तो दूसरा समसूत्रीय विभाजन करते हैं। तो यहां जो 1 था उससे कितने हो गए? 2। यहां पर भी जो 1 था उससे कितने हो गए? 2। ये लीजिए दूसरा समसूत्रीय विभाजन, ये लीजिए दूसरा। आप द्वितीय लिखना, मैं सेकंड लिख रहा हूं, बस द्वितीय समसूत्रीय विभाजन, द्वितीय समसूत्रीय विभाजन 2-2 हो गए। लगातार कितने स्टूडेंट्स? लगातार 3। तो ये लीजिए थर्ड, तृतीय लिखेंगे आप। थर्ड समसूत्रीय विभाजन में क्या होगा आप बताओ मुझे। अरे भाई ऊपर 2 है ना, प्रत्येक में हो जाएगा, तो यहां 2 से 4 हो जाएंगे, यहां पर भी 2 से 4 हो जाएंगे। तो तृतीय समसूत्रीय विभाजन होगा, लगातार तीसरा समसूत्रीय विभाजन होगा ये। और लगातार तीसरे समसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप प्यारे बच्चों इधर देखिए, अरे हो रे हो, मन रखने के लिए, सॉरी मन रखने के लिए नहीं कहता हूं, सच में हो, बहुत लगाव है आप लोगों से, ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए 2 से कितना हो गया? तीसरा समसूत्रीय विभाजन से 4 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए हंसना मत, जीबान तो चिपक ही जाती है। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अटक जाते हैं बोलते बोलते। अब इतना तो नहीं है ना कि यार ये 1 मिनट की जीबान के चक्कर में जो अटक गई हमारी, उसके चक्कर में 39 मिनट की क्लास दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगी भाई, है ना। तो बड़ा मुश्किल है, तो आप समझ जाया करो भावनाओं को
कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। ये लीजिए, ये अंदर कोशिका द्रव्य भी बनाते चलो साथ का साथ। 2 से कितना हो गया 4, बस समसूत्री विभाजन का काम पूरा हो गया स्टूडेंट। अब कोई समसूत्री विभाजन नहीं होगा, अब होगा बस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होगा अब इन केंद्रकों में। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, देखिए ऊपर जो 4 है, नीचे जो 4 है, इनमें से एक केंद्रक यहां बीच में आ जाएगा, यहां से भी एक केंद्रक यहां बीच में आ जाएगा। देखो क्या बात हो गई, देखो क्या बात हुई है। ना, अब आप एक जैसा शेप बना लेना, तो इतना तो चलता है। तो ये ऊपर जो 4 बने थे, उसमें से ऊपर 3 ही रह जाएंगे बच्चों, ऊपर 3 ही रह जाएंगे। एक कहां आ जाएगा, सेंटर में। एक कहां आ जाएगा, सेंटर में। नीचे जो 4 केंद्रक बने थे, उसमें से भी नीचे 3 ही। नीचे का मतलब बीजांड द्वार की तरफ, ऊपर का मतलब निभाग की तरफ। ध्यान रखना, हम प्रतीक को उदाहरण मान के पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और जो चौथा केंद्रक था, वो चौथा केंद्रक कहां आ जाएगा, बीच में। और ये चौथा केंद्रक ये जो दोनों बीच में आए हैं, ये आपस में बच्चों संयुक्त हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, संयुक्त। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक। क्या कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, यही समझिए आगे क्या होगा। ये तो समझ में आ गया, 7-8 केंद्रक कैसे बने, है ना। लगातार 3 समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 8 केंद्रक बनते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, जिसमें से एक इधर से इस वाले ध्रुव से बीच में आ जाता है, और एक इस वाले ध्रुव से बीच में आ जाता है, आपस में जुड़ जाता है। इस वाले केंद्रक को कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक, जिसमें वास्तव में 2 केंद्रक आपस में जुड़े रहते हैं। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो केंद्रक बने हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे बीच में, इनके चारों ओर अब कोशिका द्रव्य एकत्रित होना शुरू हो जाता है। जैसे ये ऊपर जो केंद्रक बना है, ऊपर जो केंद्रक बना है, इसके चारों ओर ये थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य आकर के जम गया। इधर ये जो केंद्रक बना, इसके पास भी ये कोशिका द्रव्य आकर के जम गया, और झिल्ली भी बन गई, साथ में झिल्ली भी बनती गई है। ठीक है, तो झिल्ली बनते वो कोशिका में बदल जाता है, आपको पता है। यहां पर भी ये जो केंद्रक था, इसके चारों ओर भी कोशिका द्रव्य आकर के एकत्रित हो गया, और झिल्ली भी बन गई। तो इस प्रकार ऊपर जो 3 केंद्रक थे, वो किसमें बदल जाते हैं, 3 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, 3 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। नीचे भी सेम घटना होती है, नीचे भी सेम घटना होती है ना। थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य आकर के एकत्रित होगा पहले तो, फिर झिल्ली बन जाएगी। तो ये एक कोशिका, ये केंद्रक तो पहले से है ही सही, कोशिका द्रव्य आकर एकत्रित हुआ, फिर झिल्ली बन गई, फिर झिल्ली बन गई 2 कोशिका। ये बीच वाली कोशिका में भी पहले कोशिका द्रव्य आकर के एकत्रित हुआ, फिर झिल्ली बन गई। तो ये 3 कोशिका आ रहा है समझ में। तो 3 कोशिका ऊपर बन गई, 3 कोशिकाएं नीचे बन गई। बीच का जो द्वितीय केंद्रक था, बचा हुआ कोशिका द्रव्य इनको मिल गया, बचा हुआ कोशिका द्रव्य इनको मिल गया। तो ये बीच की कोशिका हो गई। अब कल मुझसे एक बच्ची ने प्रश्न पूछा, बालिका ने, कि जो बीच वाली कोशिका, इसको ध्रुवीय कोशिका क्यों कहा जाता है, या इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, सीधा सीधा इसका रीजन यही है कि यहां जो ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक कहां से आए हैं, ये केंद्रक इन ध्रुवों से आए हैं, इन ध्रुवों से आए हैं, ध्रुव से। अब ध्रुव से आकर के सेंटर में आ गए, इसलिए इसको ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं। इसी से कोशिका बनी, इसलिए इसको ध्रुवीय कोशिका भी कह सकते हैं। और चूंकि सेंटर में, इसलिए इसको केंद्रीय कोशिका भी कहा जा सकता है। ये लीजिए, आपका जवाब क्लियर हो जाता है। लेकिन जवाब क्लियर तभी होता है जब वो टॉपिक आता है। आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले से प्रश्न पुटअप कर रहे हैं। जैसे कल मुझसे प्रश्न एक ये भी पुटअप हुआ कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर है, भ्रूण पोष में क्या अंतर है। भाई मैंने भ्रूण पोष, मुझे जहां तक याद है ना, मैं कंफ्यूजन में डालता ही नहीं हूं बच्चों को। मैंने अभी तक भ्रूण पोष शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। अभी पूरा इतना सारा मैंने पढ़ लिया, पर मैंने भ्रूण पोष शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं किया होगा। बताइए करा है क्या, बताओ। देखिए गलती से कहीं भ्रूण पोष शब्द का प्रयोग कर लिया हो, है ना। तब तक ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, मैं इनको समाप्त करता हूं। आप बताते रहो मुझे, भ्रूण पोष शब्द का प्रयोग मैंने अभी तक किया है क्या। नहीं किया ना। हाँ, मैंने भ्रूण कोश शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो फिर आप मुझसे भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर कैसे पूछ सकते, बताइए क्यों पूछ रहे हैं आप। आपका पूर्व ज्ञान बच्चों, आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को प्राप्त करने में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए आप मुझसे भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर पूछ रहे हैं।
हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ये मादा युग्मकोद्भिद का बारे में जो पढ़ा है वो पहले से कुछ पढ़ा हुआ हो आपका, और इस कारण से आपने मुझे भ्रूणपोष और भ्रूणपोष में अंतर पढ़ लिया। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। प्रश्न पूछना गलत बात नहीं है, पूर्व ज्ञान भी गलत बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये अभी आपको उलझन में डाल सकता है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिर आप उस तरीके से पढ़ोगे नहीं। कभी कभी कोई बातें हमको पता होना, तो कुछ समय के लिए अनजान बने, कुछ समय के लिए अनजान बनना भी सीखे और बातों को सामने आने दे, पूरी तरह से क्लियर होने दे। उसके बाद अगर कोई प्रश्न बच जाता है तो फिर आप पूछे। अभी टॉपिक चल रहा है, इसको रन करने दीजिए और जैसे टीचर पढ़ा रहा है, जैसे टीचर जिस डायरेक्शन में आपको घुमा रहा है उस डायरेक्शन में घूमते जाइए, वेट करिए और लास्ट तक बात को समझने की कोशिश करिए। जब बातें पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसके बाद भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में रह जाए तो फिर प्रश्न पूछिए। देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके प्रश्न पूछने से मुझे दिक्कत, और आप 100 क्या 200 प्रश्न पूछे, मुझे कोई घबराहट नहीं है प्रश्नों से, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुझे चिंता है इस बात की कि फिर उस क्रम में मैं जो पढ़ाना चाहता हूं आपको, मैं जो समझाना सिखाना चाहता हूं आपको, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है। तो भ्रूणपोष भी आ जाएगा। फिलहाल मैंने बताया भ्रूणकोष क्यों है, क्योंकि यह अंड कोशिका है, ये फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ युग्मनज बनेगा, युग्मनज में विभाजन से यहाँ भ्रूण बन जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भ्रूणकोष कहते हैं। अब भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में क्या अंतर है, इसके लिए आप वेट करिए, मुझे भ्रूणपोष पढ़ाने तो दीजिए। जिस दिन आप भ्रूणपोष पढ़ लोगे उस दिन आपको भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर भी समझ में आ जाएगा। वैसे ये फाइनली आपका मादा युग्मकोद्भिद बनकर के तैयार हो गया। हालांकि इसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन और देखने को मिलते हैं, तो एक विस्तार दे देते हैं संरचना को थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। आप थोड़ा इसको डबल लेयर्ड कर लेंगे, है ना। मादा युग्मकोद्भिद का एक हम पेयर डायग्राम बना रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा इस प्रकार से डबल लेयर्ड करके बनाएंगे ना। थोड़ा मोटी हो गई ले, लेकिन आप पतला बनाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ऊपर हमने क्या बनाई थी, 3 कोशिकाएं, तो ये लीजिए वो तीनों कोशिकाएं, ये तीनों कोशिकाएं, जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। नीचे भी 3 कोशिकाएं रहेगी स्टूडेंट्स, नीचे भी 3 कोशिकाएं रहेगी। ये लीजिए 2 तो ये हो गई, और एक सेंटर में नाशपति के आकार की कोशिका कल बताई थी ना, नाशपति। सौरभ को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी नाशपति, है ना। तो ये नाशपति के बीच में नाशपति के आकार की कोशिकाएं रहेगी, बाकी राइट साइड में इसकी 2 सहेलियां रहेगी, ठीक है। और बताया अभी ये बीच का केंद्रक एज इट इज रहेगा, इसे जिसको द्वितीय केंद्रक कहा है। ये लीजिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना बच्चों आप, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर मादा युग्मकोद्भिद का है। किसका है, मादा युग्मकोद्भिद का है। अब देखिए, इसको थोड़ा नामांकित कर देते हैं। अभी देखो चारों तरफ वही बीजांडकाय तो पोषण ले लिया था ना इसने, इसलिए नहीं बचा। अध्यावरण हो भी सकता है कुछ में नहीं भी हो सकता। अध्यावरण रहेगा, बीजांड द्वार इधर, निभाग मान लीजिए, ये निभाग वाला पोर्शन हो गया, निभाग, और बीजांड व्रंत, बाकी सारी संरचनाएं चारों तरफ है। ये सब अंडाशय के भीतर है। ये सब कहां है, ये सब अंडाशय के भीतर हो रहा है मामला, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब इसमें कौन क्या क्या है देखो। अब आई है वो बात जो हमने आपको बहुत पहले ही याद करा दी। अगर ये निभाग मानकर चलते हो आप, ये निभागीय सिरा मानकर के चलते हो, लिख लेना आप, बुक में तो नहीं लिखा है पर आप लिख लेना, ये जो सिरा है ये निभागीय सिरा है, और नीचे जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है, ये है बीजांड द्वारीय सिरा। अगर ऐसा है बीजांड द्वारीय सिरा, तो ऊपर नीचे कहना सही नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा है ऊपर की जगह क्या कहें, निभागीय सिरा, और नीचे की तरफ क्या कहें, बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वारीय सिरा। तो बच्चों जो निभागीय सिरा है उस पर 3 जो कोशिकाएं आप देख रहे हो, ये लीजिए ऐसे कर दीजिए ताकि सब पर एरो आ जाएगा। ये जो 3 कोशिकाएं आप देख रहे हो, इनको कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता है प्रतिध्रुवी कोशिका। बता दिया, बहुत पहले बता दिया भाई, जबकि प्रश्न टॉपिक तो आज आया है, लेकिन आपको तो बहुत पहले से पता है कि ये क्या है, ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। बच्चों बीच में ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। क्या कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये
पूरा अंड समुच्चय जिसमें से बीज की कोशिका क्या कहलाती है, बताया था मैंने आपको, बीज की कोशिका क्या कहलाती है, अंड कोशिका। क्या कहलाती है स्टूडेंट, अंड कोशिका। और ये जो नीचे की दो कोशिकाएं हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका। और ये पूरा क्या कहलाता है, सॉरी ये पूरा नहीं, सॉरी ये पूरा तो मादा युग्मकोद्भिद है ही सही, इसको हटाते हैं 2 मिनट। ये पूरा नहीं, केवल ये नीचे नीचे ये जो 3 कोशिकाएं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं अंड समुच्चय। तो इस प्रकार से पूरा मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया स्टूडेंट्स यहां पर समाप्त होती है। डायग्राम बनाने का तरीका यही रहेगा, बस आप थोड़ा और अच्छा फेयर और सफाई से बनाइएगा। 2 लाइन में 3 लाइन में डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एरो लगाते जाइए। फर्स्ट समसूत्री विभाजन, सेकंड समसूत्री विभाजन, थर्ड समसूत्री विभाजन का विशेष नामांकन होगा, उसके बाद तो अरेंजमेंट है, यहाँ कोई नामांकन नहीं होगा। फिर फाइनल नामांकन, ये जो कंप्लीट हो जाएगा डेवलपमेंट, ये कंप्लीट डेवलपमेंट जो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी और यही प्रश्न आपका 4 नंबर का परीक्षा में रहता है। अब यही चीजें हमको थ्योरी में लिखनी है। थ्योरी में क्या है समझा दिया, यही सारी बातें आपको थ्योरी में लिखनी है। चलो नोट्स लिख लेते हैं, फटाफट लिखते हैं नोट्स। अब ये लीजिए, बिना किसी देरी के नोट्स लिखना शुरू करते हैं अपन। अच्छा एरो नहीं आया इसलिए थोड़ी देरी हो गई, चलो कोई नहीं, माफी चाहते हैं। ये लीजिए, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। देखिए मैंने कहा था कि गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप निर्मित जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, क्योंकि इसी से बनने वाला है मादा युग्मकोद्भिद। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु पहले बीजांडकाई से भोजन प्राप्त करते हैं और बड़ा हो जाता है। इस गुरु बीजाणु को भ्रूण कोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। भ्रूण कोश बीजाणु, एक तो थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यह भ्रूण कोश मात्र कोशिका, क्योंकि इससे भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बनने वाला है। तो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, या इसे एक और नाम हो सकता है गुरु बीजाणु मात्र, सॉरी भ्रूण कोश मात्र कोशिका, क्योंकि इससे भ्रूण कोश बनेगा आगे जाकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बातें थी फिर। गुरु बीजाणु जो वो सक्रिय वाला था, उसमें क्या हुआ, गुरु बीजाणु के केंद्रक में लगातार, केंद्रक में होता है, मैंने बताया था वहां पर भी, केंद्रक में लगातार 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रक बनते हैं। ये लगातार 3 समसूत्री विभाजन किस क्रम में होते हैं जरा देखिएगा। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बने 2 केंद्रकों में से एक बीजांड द्वार की ओर तथा दूसरा निभाग की ओर व्यवस्थित हो जाता है। बताया था, एक नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है। अब प्रत्येक केंद्रक 2 बार विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 व्यवस्थित हो जाते हैं। बताया था ना, 2 बार विभाजित होता है, पहले विभाजन के फलस्वरूप 2 और दूसरे के बाद 4 हो जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक कोशिका के केंद्र में आकर के संयुक्त हो जाता है ना, आया था ना एक बीच में, तथा द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे द्वितीय केंद्रक कहते हैं। मैंने कहा था इसे ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हो, कि ध्रुव से आया है, द्वितीय केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है तथा एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है, जिसे आप ध्रुवीय कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका केंद्रक कहां से आया है, ध्रुव से आया था। तो बीच वाली कोशिका का बात हो गया, कोशिका एक है लेकिन कोशिका में केंद्रक कितने हैं बच्चों, केंद्रक 2 हैं। यहां तक की बातें आपकी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखोगे आप कि बीजांड द्वार की ओर स्थित, जो बीजांड द्वार जैसे नीचे की ओर हम बोल सकते हैं कि बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक, वो निभाग की ओर के स्थित 3 केंद्रक भी अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य को एकत्रित करके कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। बताया आपको डायग्राम में, जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं बनते हैं उनको अंड समुच्चय कहते हैं। और अंड समुच्चय में भी मध्य की नाशपति के आकार की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और बाकी की 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती है। यहां तक की बातें क्लियर है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसी प्रकार जो निभाग की ओर यानी ऊपर की ओर निर्मित तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि 4 नंबर का प्रश्न आपको इसकी थ्योरी समेत समझ में आ गया होगा। रुकिए एक और महत्वपूर्ण बात 1 नंबर की अलग से लिखिए एक पैराग्राफ में। देखो, इसे एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। अब देखो यहां ध्यान देना, एक बीजाणविक तो क्यों, एक बीजाणविक क्यों बच्चों, इसको लेता हूं वापस पीछे। एक बीजाणविक क्यों, क्योंकि भाई पूरा का पूरा मादा युग्मकोद्भिद एक सक्रिय गुरु बीजाणु से बना है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु से बना है, इसलिए एक बीजाणविक
पॉलीगोनम क्यों बच्चों? क्योंकि अंदर जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु से पॉली यानी बहुत सारी कोशिकाएं बनी है। आपको पता है 7 कोशिकाएं बनी है, 8 केंद्रक बने, है ना। तो एक सक्रिय गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बना इसलिए तो एक बीजाणविक, और एक से बहुत सारी बन गई इसलिए पॉलीगोनम। तो कभी पूछ ले कि यार आवृत बीजी पादपों में जो ये मादा युग्मकोद्भिद बनता है किस टाइप का होता है, तो आपका जवाब होगा एक बीजाणविक पॉलीगोनम। कौन सा? एक बीजाणविक पॉलीगोनम। अलग से अंडरलाइन कर लेना, परीक्षा में पूछ लेगा आपसे। इसे एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है तथा यह 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका 7 ही है लेकिन केंद्रक कितना है? केंद्रक 8 है। क्योंकि आपको पता है ना बीच वाली कोशिका में कितना केंद्रक है? 2 केंद्रक है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा कि आवृत बीजी पादपों के अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद जो बनता है वो होता है डैश 7 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय या 7 कोशिकीय। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा तो आपका जवाब होगा भाई कोशिका 7 हो तो इतना ध्यान रखिए, बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं इसलिए केंद्रक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम है, डायग्राम आप बनाओगे बिल्कुल आराम से तसल्ली से बनाओगे, सब्र के साथ साफ सुथरा डायग्राम आप बनाओगे। उसके बाद जो बातें आपने लिखी है वहां पर पैराग्राफ में, उसमें से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से नोट लगाकर भी लिख लोगे, अलग से नोट लगाकर भी लिखोगे। मैं नोट्स चेक करूंगा आपके कि इसे एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं क्योंकि संपूर्ण मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरु बीजाणु से होता है। यह बात भी आप नोट लगाकर अलग से लिखोगे कि इस प्रकार का पॉलीगोनम मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। बार बार कह रहा हूं, कोशिकाएं कितनी? 7, केंद्रक कितने? 8। ये लीजिए साहब, ये आज की क्लास आपकी यहां पर पूरी होती है। बड़े परिश्रम से ये क्लासें तैयार की जा रही है, आप समझे इन बातों को, क्योंकि समझाना ही पर्याप्त होता है, समझाने में ही पसीना आ जाता है भाई। फिर ये नोट्स भी समझाना है, नोट्स भी तैयार करना है, काफी मेहनत लग रही है। आपसे भी ऐसी आशा करते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।